दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी है प्यार का रिश्ता। सुनो, शाम को बीन्स और गोभी काट कर रखना। रात के खाने में तुम्हारी मनपसंद वेज बिरयानी बनाऊंगी। कहते हुए राशि ने जल्दी से जल्दी अपना जूस ख़त्म किया और उठ खड़ी हुई। ओके बेबी, ये रही तुम्हारी कार की चाबी और ये रहा तुम्हारा टिफ़िन। पहले पकड़ लो, वरना जल्दबाजी में फिर से भूल जाओगी और तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा लंच में। कहते हुए मयंक ने पत्नी को टिफ़िन पकड़ाया। अगर चाहूँ भी तो तुम मुझे भूलने कहा दोगे? राशि खुशी से खिलखिला उठी। तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं, अच्छे से खा लेना। OMG, आलू के पराठे, और वो भी तुम्हारे हाथ के। फिर तो हो चुका मेरा खाना। पूरी ऑफिस में सभी को तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पिछली बार 3 पराठों में मुझे सिर्फ आधा ही खाने को मिला था। राशि ने शिकायत सी कर दी। आज 4 रखे हैं, बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल कम नहीं पड़ेंगे। ओके, टेक केयर बेबी। राशि का माथा चूमते हुए मयंक ने कहा, यू टू जान। और राशि ऑफिस के लिए निकली। लव यू सो मच। पर्स उठाते हुए राशि उसके कान के करीब धीरे से फुसफुसाई और मुस्कुराती हुई कार पार्किंग की तरफ चल दी। उसे ऑफिस की समय पर पहुंचना था। देख रहे हो जी, सबके घरों में बेटा ऑफिस जाता है और बहू घर के काम संभालती है, पर मेरे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। देख लो अपने सपूत को। मैडम जी सज संवर कर एक हाथ में पर्स और दूसरे हाथ में कार की चाबी घुमाती हुई काम पर निकल गई है। और ये देखो, मेरा सीधा साधा बेटा उनकी गुलामी कर रहा है। घर से ही ऑफिस का काम करता है और दिन भर घर भी संभालता है। हाय री किस्मत, ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे। बेटे को बहू के लिए टिफ़िन बनाते देख सामने के बेडरूम में पति रमेश के साथ बैठी मयंक की मम्मी अनीता का भुनभुनाना लगातार चालू था। छोड़ो भी भगवान, हम क्या कर सकते हैं भला। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। भूल जाओ ये सब। कितनी बार समझाया, बहू को इतनी छूट मत दे, पर सुनता कौन है। आखिर है तो औरत जात। जब भी नौकरी के लिए बाहर जाएगी और एक बार बाहर की हवा लगेगी तो सिर पर बैठ कर नाचेगी। लेकिन साहबजादे को कौन समझाए। छोड़ो, जाने दो, हमें क्या करना है। जब तक इच्छा है रहो, नहीं तो गांव चले चलेंगे और हमारा होगा भी क्या। जब तक यहाँ है अपना मुंह बंद रखें। रमेश ने सलीके से अपनी पत्नी को अपना ज्ञान परोसा। मम्मी पापा की बातचीत सुनकर डाइनिंग टेबल साफ कर रहे मयंक के हाथ 2 पल के लिए रुक गए, लेकिन अगले ही पल गुनगुनाते हुए उसने अपना काम जारी रखा। क्या ही कर सकता था वह बेचारा। यों भी अब उसे मम्मी पापा के जहर बुझे तीरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उसने और उसकी बीवी ने यानी राशि ने यह फैसला अपनी मर्जी से काफ़ी सोच समझ कर लिया था। 28 वर्षीय राशि एक बेहद ही होनहार युवती थी। उसने हाल ही में अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर छोटी सी उम्र में इंदौर से सटे हुए इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में डिप्टी GM की पोस्ट संभाली थी। उसकी बढ़ती जिम्मेदारी और काम के अतिरिक्त दबाव के चलते यह उन दोनों का साझा डिसीजन था कि फ़िलहाल मयंक घर की जिम्मेदारियां संभाल लेगा। बाद में उनके बच्चा प्लान करने पर राशि घर से काम करेगी, ताकि बच्चे को माँ की प्यार भरी निगरानी में रखा जा सके। और वैसे भी बच्चे की देखभाल और सही परवरिश केवल एक माँ ही कर सकती है। समझदार राशि कभी भी दूध पीते बच्चे को किसी नैनी के भरोसे नहीं पालना चाहती थी। खुद मयंक भी
बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था। लिहाजा पत्नी के सफल करियर और अपनों के बेहतर भविष्य के लिए उसने खुशी खुशी वर्क फ्रॉम होम का चुनाव किया था, अपनी मर्जी से ही। हालांकि यंग कपल अपने इस निर्णय पर काफ़ी खुश था, पर गाहे बगाहे उन्हें अपने बड़ों के कोप भाजन का शिकार बनना ही पड़ता था। दरअसल मयंक के पेरेंट्स पुरानी सामाजिक मान्यताओं के पक्षधर थे। उन्होंने यही सब देखा था, जिन्हें बेटे बहू की आधुनिक सोच और निर्णय उन्हें हजम नहीं होते थे। इसलिए वे हमेशा बड़बड़ाते ही रहते थे। पहले पहल उनके तंज कसे जाने पर मयंक व्यथित हो अपना आपा खो बैठता था, मगर राशि उसे जल्दी ही संभाल लेती थी। वह जानती थी कि आधुनिक दौर के बदलाव की यह बयार धीरे धीरे ही सही उनके बड़ों को अपनी गिरफ्त में ज़रूर ले लेगी। आखिर कभी तो वे भी सुधर जाएंगे। इसलिए वह मयंक को समझाया करती थी, पर मम्मी पापा के चरित्र का दोहरा मापदंड मयंक की समझ के बाहर था। वह जानता था कि कैसे यही मम्मी पापा दीदी की शादी के बाद नाते रिश्तेदारों और आस पड़ोस में जीजा जी की तारीफ करते नहीं थकती थी, क्योंकि वे घर के तमाम कामों में बराबरी से दीदी का पूरी ईमानदारी से हाथ बटाते थे। लेकिन आज बेटे के वही काम करने पर बहू को गुनहगार बनाया जाता है। वह समझ ना पाता था कि यह कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें दामाद के घर का काम करने पर उसकी तारीफ़ों में कसीदे पड़े जाते थे, और अगर वहीं पर अगर बेटा वही काम करे, अपनी बीवी की मदद कर दे, तो वह जोरू का गुलाम कहलाता था। बहरहाल डाइनिंग टेबल साफ करके उसने अपना काम पूरा किया। उसने मम्मी पापा को आवाज़ दी और उन्हें भी आलू के गर्मा गर्म पराठे सर्व किए, और वह भी दही के साथ। फिर अपने लिए प्लेट लगा दी और वह वहीं बैठकर खाने लगा। सीधा उसके बाद वह अपनी टेबल पर जा पहुंचा और लैपटॉप खोलकर ऑफिस का ज़रूरी काम निपटाने लगा। शाम को बीन्स और गोभी फ्रिज से निकाल ही रहा था कि तभी उसकी मम्मी ने आवाज़ दी, अगर बहू को एतराज़ ना हो तो आज मैं सब्जियां काट कर रख देती हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। कैसी बातें करती हैं आप मम्मा, भला उसे कोई एतराज़ क्यों होगा? बिरयानी के लिए भला आपसे बेहतर सब्ज़ी कोई काट पाएगा भला? कहते हुए मयंक मन ही मन मुस्कुराया और सब्ज़ी की बास्केट मम्मी के आगे रख दी। वह जानता था कि मम्मी को मालूम है कि उसे ठीक से सब्ज़ी काटनी नहीं आती है, और अक्सर वह यही गलती कर देता था। सब्ज़ी काटते हुए वह चाकू से अनजाने में ही खुद को भी चोट पहुंचा लेता है। देर शाम राशि ने दर्द से कराते हुए घर में पहला कदम रखा। क्या हुआ बेबी? मयंक अपना सारा काम छोड़कर उसकी तरफ दौड़ा। कुछ नहीं, बस रास्ते में कार में न जाने क्या प्रॉब्लम हुई, रुक रुक कर लगातार झटके खा रही थी। आते वक्त उसे साकिब के यहाँ रख कर आई हूँ, गैराज में कार वहीं पर छोड़ दी है, कल शाम तक मिल जाएगी। वहाँ से ऑटो पकड़ने निकली ही थी कि जाने कहाँ से लोहे की एक कील जो मुझे नहीं दिखी पैर में चुभ गई। काफ़ी खून भी निकला है और अब बहुत दर्द कर रहा है। काफ़ी वक्त हो गया है लगता है। राशि दर्द से फिर से करा उठी। यह तो काफ़ी गहरा कट है, जाओ डॉक्टर गोविंद को दिखा दो, और हाँ, ATS का इंजेक्शन भी लगवा देना, बहुत ज़रूरी होता है लोहा लगने पर। रमेश ने घाव देखते ही कहा। मैडम जी को चोट लगाकर बैठ गई। अब बिरयानी का क्या होगा? बच्चों के जाने के बाद अनीता की आंखों में झुंझलाहट थी। इस उम्र में उनसे काम करते नहीं बनता था। कैसी बातें करती हो भाग्यवान, उसने जानबूझकर थोड़े ही कील में पाँव दे मारा है। ज़रा तो सोच कर बोलो, वह तो वैसे ही दर्द से परेशान है। चलो आज हम दोनों मिलकर बिरयानी बनाते हैं। वैसे भी
बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाए हुए। अब तुम कुछ बनाती ही नहीं हो। हाँ भाई, अब बुढ़ापे में भी हम ही से काम करा लिया करो। फिर से चूल्हा चौका संभालो, वरना दिन भर के थके हारे बेटे को काम में लगाना पड़ेगा। बड़बड़ाते हुए अनीता काम में लग गई। उसकी मूड खराब थी। उसे अभी भी बहू से ज़्यादा बेटे की ही चिंता थी। जब तक राशि और मयंक लौटे, बिरयानी की भीनी भीनी खुशबू से पूरा घर महक रहा था और खाने के लिए तैयार थी। मम्मी पापा को बिरयानी सर्व करके मयंक अपने और राशि के लिए भी एक प्लेट में बिरयानी परोसने लगा। वो उसके पैर में अभी भी काफ़ी दर्द है, ठीक से चला नहीं जा रहा है और थकी हुई भी है, तो उसे वही कमरे में खिला दूंगा। मम्मी की आंखों में कौंधते सवाल को देख मयंक ने सफाई दी। उसे पता है मम्मी को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। एक ही प्लेट में दोनों खाओगे? क्या घर में बर्तनों की कमी है? अनीता ने चिढ़कर पूछा। अरे माँ, तुम तो जानती हो ना, कल बाई नहीं आएगी तो बर्तन तो मुझे ही धोने होंगे। और फिर आप ही तो कहती थी कि एक ही थाली में खाने से आपस में प्यार बढ़ता है, कहकर मुस्कुराता हुआ मयंक अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसके बाद वह खाना खाने लगी। बेटे का दो टूक जवाब पाकर अनीता हतप्रभ रह गई। बेचारगी से पति की ओर देखा तो मौके की नज़ाकत समझकर रमेश ने भरसक कोशिशें कर अपनी हंसी रोकी, वरना बेटे का गुस्सा बाप पर उतरने पर आसार पूरे पूरे नज़र आ रहे थे। उन्होंने अपनी डांट को बचा ही लिया। वैसे भी पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव के चलते अधिकतर मौक़ों पर रमेश चुप्पी साध लिया करते थे। कभी कभी अपनी बात रखते भी तो इस तरीके से कि पत्नी को बुरा ना लगे, वरना सुनना उन्हीं को पड़ता था। 2-3 दिन में मयंक की बेहतर रेख देख से राशि का घाव जल्दी बढ़ चला और वह बिल्कुल ठीक हो गई। परिस्थितियों को देखते हुए बेमन से ही सही रमेश और अनीता ने भी घर के कामों में हाथ बटाया। फिर भी बेटे को बहू की देखभाल करते देखकर अक्सर अनीता बुरी तरह चिढ़ जाती थी। उसी बीच राशि के हाल जानने के लिए वह उसकी माँ का फ़ोन आया और वह उससे फ़ोन पर बातें करने लगी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी देर तक अपनी समधन अनीता से भी बात की। इसके बाद उस दिन सुबह राशि ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि उसका मोबाइल अचानक से घनघनाकर बजने लगा। यह मैं क्या सुन रही हूँ? मयंक घर पर रहता है और तुम ऑफिस जाती हो? फ़ोन के दूसरी तरफ राशि की माँ बात कर रही थी। हाँ माँ, इसमें भला हर्ज ही क्या है? कई बार ज़्यादा काम की वजह से मैं ऑफिस से लेट ही आती हूँ। ऐसे में कोई तो घर संभालने वाला होना ही चाहिए ना मेरी अनुपस्थिति में। तुम दोनों ने किसी से भी बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? आखिर नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे कि दामाद घर में बैठा है, रोटियां पका रहा है और बेटी की कमाई खा रहा है? यह तूने ठीक नहीं किया राशि, यह बिल्कुल गलत है। आखिर हमें समाज के बीच में ही रहना होता है। मम्मा, लोगों का तो काम ही है कुछ न कुछ कहते रहना और दूसरों के काम बिगाड़ना। और फिर आपको कब से समाज की फ़िक्र होने लगी? और वो भी अब से? याद है आपको वह पुरानी बात जब भैया शादी किए बिना गैर जाति की लड़की को भगाकर घर ले आया था, तो कैसे बिना समाज की परवाह किए आपने उनकी चटमंगनी पट शादी करा दी थी? सब भूल गई क्या? कहते हुए राशि कुछ पल को रुक गई, जैसे वो जानना चाहती हो कि माँ क्या कह रही हैं। पिछला कुछ वक्त हमने कितनी तंगहाली में गुजारा है। जब मेरे पास ढंग की जॉब तक ना थी, तब कहाँ थे ये लोग जो दूसरों को सलाह देते हैं? आपके ये सो कॉल्ड नाते रिश्तेदार कोई भी हमारी मदद को आगे क्यों नहीं आया? क्या वे हमारा घर चलाएंगे? और आज
जब मेरी इतनी अच्छी जॉब लगी है, मेरी इतनी अच्छी पे है और हम इसे अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, हम दोनों मियाँ बीवी। तो अब आप चाहती हो कि मैं घर बैठ जाऊं सिर्फ घर संभालने के लिए? नहीं मम्मा, ये हमारी ज़िंदगी है और इसके लिए निर्णय लेने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ हमारा है, किसी और का नहीं। थोड़ा बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ, कहकर राशि ने गुस्से में कॉल कट कर दिया। वह इससे आगे अपनी माँ से कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। उसका मन कसैला हो चला था। उसने बचपन से माँ को अपने और भाई के बीच छोटी छोटी बातों पर फ़र्क करते देखा था। आज भी भाई आवारागर्दी करते हुए भी माँ की आंखों का तारा था और वह अपने सफल करियर के बावजूद उनकी आंखों की किरकिरी। ना जाने कैसी दुनिया है यह सब। उसका चेहरा उतरा देखकर मयंक ने एक प्रश्नवाचक दृष्टि उस पर डाली। तुम्हारी माँ जी जो ना करे वह थोड़ा है। राशि की आंखों में नाराज़गी के भाव थे। ओहो, तुम उदास मत हो। तुम्हारी माँ हो चाहे मेरी, इन्हें अपना काम करने दो, बस इनकी बातें होने दो और हम अपना काम करते रहेंगे। ईज़ी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतनी बात को दिल से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। वैसे भी तुम्हारे दिल में बस मेरा ही ख्याल रहना चाहिए, समझी जाने मन। राशि की ओर आंख मारते हुए मयंक ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे, वैसे ही रहोगे। अच्छा, मुझे तो देर हो रही है ऑफिस के लिए, मैं चली अपने ऑफिस, बाय। राशि फटाफट कमरे से निकलते हुए बोली, अरे सुनो, एक काम तो रह ही गया। क्या? राशि ने पलट कर देखा। मुंह मीठा करना, कहकर लपकते हुए मयंक ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे सच में बाय बाय करते हुए एक चुंबन जड़ दिया। इसके बाद राशि भागते हुए नाराज़ होते हुए वहाँ से निकल गई। उफ, छोड़ो भी मुझे। राशि कसमसाई और पति की बाहों की मजबूत गिरफ्त से छूटने का प्रयास करने लगी। अगले हफ्ते राशि की कंपनी का एनुअल डे था। राशि के बॉस ने इस प्रोग्राम के अरेंजमेंट के लिए 4 मेंबर की एक पूरी की पूरी टीम बनाई थी, जिसे राशि लीड कर रही थी। सारे डिसीजंस उसे ही लेने थे। कुछ दिनों तक ऑफिस में लेट सीटिंग कर राशि ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरा का पूरा प्रोग्राम एक सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से अरेंज किया, जिसमें सभी एम्प्लॉयज़, उनकी फैमिली और बच्चों के लिए कई सारे रोचक गेम रखे गए और उन्हें जीतने वालों के लिए काफ़ी अच्छे प्राइजेस भी रखे थे। और सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के लंच की बिल्कुल शानदार व्यवस्था की गई थी और सबसे आखिर में भव्य ऑर्केस्ट्रा, जिसके साथ सम्मान में दिए जाने वाले की व्यवस्था भी की गई थी। सुनो, कैसी लग रही हूँ मैं इस साड़ी में? राशि ने मयंक से पूछा। कल के प्रोग्राम में मैं यही पहनने वाली हूँ। जरी के बॉर्डर की ऑरेंज शिफॉन साड़ी लपेटते हुए राशि ने खुद को आईने में निहारा और मयंक को ज़ोर से आवाज़ देकर बुलाया। अच्छी है। लैपटॉप पर काम कर रहे मयंक ने एक नज़र राशि पर डाली और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। सिर्फ अच्छी है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है मिस्टर? ध्यान से देखो, अच्छी है या बहुत अच्छी है? अरे भाई, कल के प्रोग्राम में मेरा भी सम्मान किया जाएगा, मुझे सबसे सुंदर दिखना है। प्लीज़ ठीक से देखकर बताओ ना। राशि ने उससे मनोहार की। तुम्हारा सम्मान? तुम्हारे सम्मान, तुम्हारी सुंदरता देखने के अलावा भी कई काम है इस दुनिया में। मयंक अचानक से बोल उठा। यह क्या बात हुई भला? राशि हैरान हो गई। मैंने तुमसे यूँ ही कोई बात पूछी और तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? क्या हुआ? मैंने ऐसा कब कहा कि मेरे अलावा किसी और काम की कोई वैल्यू नहीं है? आखिर तुम्हें मेरी सफलता से
परेशानी क्या है? अगर थी तो पहले ही बता देते। मयंक की ऊटपटांग बात सुनकर राशि को भी कुछ तैश आ गया। वह भी गुस्से में आ गई। हाँ हाँ, मैं जलता हूँ ना तुम्हारी सफलता से, और तो कोई काम है नहीं मुझे। अरे तुम्हारे लिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया, और अब अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही, तुम्हें जो समझना है समझो। मयंक ने बुरी तरह चिढ़कर राशि से कहा, मेरे ऊपर चिल्लाने की कोशिश भी ना करना, मैंने कभी किसी की नहीं सुनी है, समझा? बेवजह की बदतमीज़ी मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा। अरे बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूँ। तुम्हें क्या समझती हो? आखिर समझती क्या हो तुम खुद को? तुम एक रह गई हो क्या कमाने वाली? हाँ, कमा रही हूँ, वह भी पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करती हूँ। यूँ ही मुफ्त में तनख्वाह नहीं आ जाती घर में, समझे तुम? गुस्से में राशि ने भी कुछ ज़्यादा ही कह दिया। उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ हो चली थी। मुझे अपनी सैलरी की धौंस ना देना, समझी तुम? मैं आज भी घर का पूरा खर्चा अकेले चला सकता हूँ। तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरा काम करना इतना ही बुरा लगता है तो मैं कल से ही अपने ऑफिस में रिज़ाइन कर दूँगी और अपने काम पर नहीं जाऊँगी, कहकर राशि बुरी तरह से सुबकने लगी। उधर बगल के कमरे में बेटे बहू के बीच की बहस को साफ सुनने के लिए अनीता ने अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया और ध्यान से बेटे बहू की बातें सुनने लगी। मैं जानती थी यही नौबत आने वाली है। घर पर बैठे हुए मर्द की कोई इज्जत नहीं होती है अपनी कमाऊ बीवी के नज़रों में, यह तो होना ही था। देखा कैसे मेरे बेटे को जलील कर रही है। अब भी मयंक को समझ आ जाए तो अच्छा है, वरना और धक्के खाता रहेगा, कहते हुए अनीता ने पति के सामने अपनी भड़ास निकाली। वैसे बेटे और बहू के बीच की बहस सुनकर उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। उधर मयंक ने सुबह रही राशि की ओर धीरे से देखा और पानी का ग्लास बढ़ाया। सॉरी, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। पहले मुझे यह साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? आखिर जो बातें हमारे बीच पहले से ही क्लियर हैं, हम उसी के बारे में फिर से क्यों बात कर रहे हैं? उन पर बहस छेड़ने का मतलब क्या है? मैं जानती हूँ कि तुम बेवजह इस तरह की बातें कभी भी नहीं करते, तो फिर अब क्या हुआ? सच्ची बताओ, क्या तुम किसी टेंशन में हो? राशि ने मयंक से धीरे से आंखों में आंख मिलाते हुए कहा। उसकी आंखों में झांकते हुए उसने पूछा, राशि यह देखो, 2 दिन पहले मेल आया है। रिसेशन के चलते कंपनी ने मेरी सैलरी 10% कम कर दी है। जिस वक्त मेरा इंक्रीमेंट लगना था उसी वक्त मेरा सैलरी और भी कम हो गई। और उस वक्त ये मयंक ने राशि को कंपनी का मेल दिखाया। राशि, हमने आज तक किसी की भी परवाह नहीं की थी, ना तुम्हारे पेरेंट्स की और ना ही मेरे पेरेंट्स की। जो सही समझा वही करने की कोशिश की हमने, पर कभी कभी लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे ना। मेरा मतलब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूं, पर मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से उठा भी नहीं पा रहा। इधर हमारे पेरेंट्स हमारे इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। अब लगता है तुम पर मैंने सारी जिम्मेदारियां लाद दी हैं, जो कि सही नहीं है। मेरे मन में 2 दिन से यही ऊहापोह चल रही है कि कहीं अनजाने में मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं रहा हूँ। आखिर मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मयंक का स्वर गीला हो चला। पहले यह बताओ कि तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? राशि ने नाराज़ होते हुए कहा। तुम अपने एनुअल डे की तैयारियों में बिज़ी थी, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वैसे भी कुछ दिनों से तुम काफ़ी लेट आई थी, उसने कहा। देखा मेरे भोले भाले हस्बैंड, हमें एक दूसरे से सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक दूसरे की परवाह भी है। तभी तो मेरी खुशी के लिए 2 दिन से लगातार तुमने यह दर्द अपने भीतर समेटे रखा और मुझसे
कोई भी बात शेयर नहीं की। मयंक, प्यार में जिम्मेदारियों का बंटवारा नहीं होता। जब जिसके हिस्से जो आए उसे वह काम कर लेना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स फील नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जब तुम घर का काम खुशी खुशी करते हो और सब कुछ समेट लेते हो तो मुझे भी कमाने की जिम्मेदारी उठाने में संकोच कैसा? मयंक, तुम जानते हो हमारे बीच की यही अंडरस्टैंडिंग तो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसने हम दोनों को जोड़े रखा है, जो हमें हर पल एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास कराती है। और यही भीना सा एहसास हमारी सच्ची खुशी और हमारे सफल जीवन का परिचायक है। कहते हुए राशि ने मयंक का सिर अपनी गोद में रख लिया। अब वह तनाव मुक्त थी। मयंक, लोग क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे, क्या नहीं, समाज क्या कहेगा, आखिर हमारी सोच की सुई यहीं जाकर क्यों अटक जाती है भला? यह कभी सोचा है तुमने? अपनी खुशी को दरकिनार कर हम दिखावे की ज़िंदगी क्यों ढोते चले जाते हैं, केवल दूसरों के लिए? नहीं मयंक, हमारे इस प्यारे से रिश्ते में किसी कॉम्प्लेक्स या किसी गिल्ट या फिर किसी भी दिखावे की कोई गुंजाइश नहीं है। जानू, एक बात अच्छे से समझ लो, मुझे तुम्हारी सैलरी 10% कम हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते तुम मुझे अपना 100% प्यार देते रहो। समझे मिस्टर नासमझ कि कुछ और भी समझाऊं? प्यार कभी कम ना करना सनम, हर जुल्म गवारा कर लेंगे। गुनगुनाते हुए राशि मयंक के ऊपर झुकी और शरारत से उसकी नाक को अपनी नाक से जोड़ दिया। ओके मैडम, जो आप कहें, आपका हुक्म सिर आँखों पर। आज से ही बंदा अपना 100% यानी कि पूरा 100% शुद्ध देसी रोमांस लेकर आपकी खिदमत में 24 घंटे हाजिर है। और वह हंस रहा था। मयंक को सलामी की पोज में अपना राइट हैंड उठाते देख राशि बुरी तरह से हंस पड़ी और खिलखिला उठी। मयंक भी अब पूरी तरह से मस्ती के मूड में आ चुका था। हंसती हुई राशि पर प्यार बरसाते हुए उसने उसे कसकर अपने आगोश में ले लिया। सुबह सुबह बेटे बहू को ध्यान से देखती हुई उनकी माँ बाहर निकली। आपस में हंसते बोलते देखकर अनीता का मुंह एक बार फिर से लटक गया। फिर भी बुझे मन से वे और रमेश प्रोग्राम में जाने के लिए आखिर तैयार होने लगे। ऑफिस में रोज़ अपनी फॉर्मल ड्रेस में नज़र आने वाली राशि आज खूबसूरत साड़ी में बेहद खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लग रही थी। मयंक उसे देखता ही रह गया। वह काफ़ी ग्लैमरस नज़र आ रही थी। अपने कर्ल बालों का उसने एक ब्रेडेड बन बनाया था, जिसकी कुछ लटें उसके रूप को और भी मोहक बनाए दे रही थी। प्रोग्राम में पहुंचकर उसने मयंक, रमेश और अनीता को अपने पूरे ऑफिस के लोगों से मिलवाया। निर्धारित रूपरेखा के अनुसार सब लोग अपने प्रोग्राम को एंजॉय करने लगे। सभी प्रोग्राम अच्छे से निपट चुके थे। अब सम्मान समारोह की बारी थी। स्टेज पर राशि के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सिन्हा ऊपर स्टेज पर आ चुके थे। उन्होंने अपने सभी एम्प्लॉयज़ का धन्यवाद किया और धन्यवाद अदा करते हुए खुले दिल से उनकी मेहनत की भूरी भूरी सराहना की। इसके बाद स्टेज पर जब बेस्ट एम्प्लॉय के लिए राशि का नाम पुकारा गया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा हॉल गूंज उठा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के प्यार का बेहद बेहद शुक्रिया। सर, इससे पहले कि मैं आपके हाथों ये अवार्ड लूँ, मैं यहाँ पर उसके सही हकदार को बुलाना चाहूँगी जिसने आज तक मेरी तमाम जिम्मेदारियों को साझा किया है, हर वक्त मेरी मदद की है। मैं उसके साथ अपने इस सम्मान को साझा करना चाहूँगी।
मयंक प्लीज़ आओ, ऊपर स्टेज पर आ जाओ। मयंक और राशि के ट्रॉफ़ी हाथ में लेते ही एक बार फिर से तालियां बज उठी। पूरा का पूरा स्टाफ उनके लिए ज़बरदस्त तालियां बजा रहा था। शुक्रिया मयंक कि तुमने सदा मेरा साथ दिया। वह तुम ही थे कि जिसने सोसाइटी की परवाह किए बिना हमारे घर को संभाला, हमारे रिश्ते को संभाला। मयंक, वह केवल तुम ही थे जिसने घर की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करके मुझे इतना सारा वक्त दिया कि मैं बेफिक्री से और खुले मन से अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों को अच्छे से और पूरी ईमानदारी से निभा सकी। बस अपना साथ और प्यार यूं ही मुझ पर लुटाते रहना। मयंक को किस करते हुए राशि उसके गले जा लगी। तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर से पूरी तरह से तेज़ हो उठी थी। मिस्टर सिन्हा ने एक बार फिर से सभी को, पूरे स्टाफ को मुबारकबाद दी। और दोस्तों, आज राशि जैसे एम्प्लॉयज़ का कंपनी में होना हमारे लिए पूरे गर्व की बात है। अपने 35 वर्ष के अनुभव में मैंने ऐसा खूबसूरत रिश्ता कभी नहीं देखा, इससे पहले कभी भी नहीं। राशि और मयंक जैसे युवा हमारे समाज की सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं। राशि उन सभी युवाओं के लिए एक मिसाल है जो आज के आधुनिक दौर में खुली आंखों से सपने तो देखते हैं, पर सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। मैं राशि को उसके आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। तालियों के तेज़ शोर में इस बार अनीता और रमेश के हाथ भी अपने बेटे और बहू की खुशी में शामिल होकर लगातार बजते जा रहे थे और बजते ही जा रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कीजिए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।